नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सृष्टि। बुलेटिन में आज बात होगी संसद के शीतकालीन सत्र की। देखेंगे किस बात पर आमने सामने आई गुजरात और मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार। साथ ही बात होगी कांग्रेस में मचे बवाल की और बुलेटिन के आखिर में बात सीएम शिवराज की गौ कैबिनेट की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत। स्वास्थ्य मुसीबत के प्रभाव की स्थिति की करेंगे समीक्षा। वैक्सीन को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार से पूछे 4 सवाल। पूछा कब आएगी वैक्सीन, आम लोगों को कब तक होगी उपलब्ध। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को चेताया। कहा 1 महीने के अंदर बिहार में 19 लाख बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला तो सड़कों पर करेंगे जन आंदोलन। संघ की मंशा के मुताबिक बनेगा अयोध्या में राम मंदिर। 26 नवंबर को होगी मंदिर ट्रस्ट की बैठक। राम मंदिर निर्माण में आएगी तेजी। और पहले कारोबारी दिन मजबूती के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 194 अंकों की तेजी के साथ 40,000 के पार और निफ्टी 67 अंक की तेजी के साथ 12,926 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। सितंबर में संसद का मॉनसून सत्र बुलाया गया था और तय समय से पहले खत्म भी कर दिया गया था। और अब सरकार संसद के शीतकालीन सत्र को बुलाने के मूड में नजर नहीं आ रही है। इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजीव जी। स्वागत है राजीव जी आपका। लेकिन चर्चा से पहले ये रिपोर्ट देखिए। देश भर में एक बार फिर महामारी तेजी से पैर पसार रही है। राजधानी दिल्ली में तो हालात बेकाबू ही होते जा रहे हैं। एक तरफ सरकार के सामने महामारी के बढ़ते मामले और इससे निपटने की चिंता है, तो दूसरी तरफ संसद का शीतकालीन सत्र बुलाना संवैधानिक मजबूरी है। लेकिन ऐसे हालात में शीतकालीन सत्र बुलाएं तो बुलाएं कैसे? अधिकांश दल भी संसद सत्र ना बुलाए जाने की मांग कर रहे हैं, जिस कारण संसद का शीतकालीन सत्र बुलाए जाने की संभावनाएं काफी कम होती जा रही है। सरकार शीतकालीन सत्र टालने पर विचार कर रही है और इसे बजट सत्र के साथ जोड़ा भी जा सकता है। ऐसे में अब जनवरी के आखिरी हफ्ते में बजट सत्र के लिए संसद सत्र बुलाया जा सकता है। इससे पहले सितंबर महीने में संसद का मानसून सत्र बुलाया गया था। उस दौरान भी संसद के कई कर्मचारी संक्रमित पाए गए थे। इसके बाद कई सांसदों ने सत्र स्थगित करने की मांग की थी और सरकार ने भी स्थिति को देखते हुए सत्र को समय से पहले ही स्थगित कर दिया था। सरकार बजट सत्र के पहले हिस्से में ही शीतकालीन सत्र को मर्ज करने पर विचार कर रही है। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब शीतकालीन सत्र देरी से होगा। इससे पहले भी 1952 से 2019 के दौरान राज्यसभा के 65 शीतकालीन सत्रों में से 8 सत्र दिसंबर के दौरान शुरू हुए थे। अब देखना होगा कि सरकार संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर क्या फैसला करती है। राजीव जी, दिल्ली में जो इस समय स्थिति है, संक्रमण के मामले रोज रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि सर्दी बढ़ने के साथ हालात और बिगड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट सरकार के फैसलों से नाराज दिख रहा है। ऐसे में संसद का शीतकालीन सत्र बुलाना संवैधानिक मजबूरी है या फिर इसे मौके की नजाकत को देखते हुए स्थगित किया जाना चाहिए? जी सृष्टि, संसद के सत्र को लेकर एक बार फिर सवाल और चिंताएं खड़ी हो रही हैं, क्योंकि देश में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। खासकर दिल्ली का हाल बहुत बुरा हो रहा है। इसीलिए विशेषज्ञ यही सलाह दे रहे हैं कि बिना जरूरत के घर से बाहर न निकलें और सारी सावधानियों का पालन करें। अभी ठंड बढ़ रही है तो ऐसे में सावधानी रखना बहुत जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही देश में कानून और संवैधानिक व्यवस्था का बने रहना भी जरूरी है। नियम यही कहते हैं कि संसद के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इसीलिए सितंबर में काफी देर से ही सही, लेकिन सरकार को मानसून सत्र आयोजित करना पड़ा था। हालांकि वो भी 10 दिनों में ही अचानक खत्म कर दिया गया, क्योंकि इसी बीच कई मामले जो हैं वो संसद भवन में ही देखने को मिले थे। इसीलिए अब फिर से संसद सत्र को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है। कई नेताओं का यह मानना है सृष्टि की सत्र लागू न हो, लेकिन सवाल यह है कि जब महामारी के बीच बिहार विधानसभा चुनाव से लेकर कई राज्यों के उपचुनाव हो गए, नेताओं ने रैलियां की और अब भी आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में दल जो है वो जुट गए हैं, तो संसद सत्र आयोजित करने पर विचार क्यों नहीं किया जाता?
ऐसे भी देश में इस वक्त कुछ एक चीज़ों को छोड़कर हर चीज़ संचालित हो रही है और जिस तरह ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, दफ्तरों के कामकाज हो रहे हैं, वैसे ही संसद में भी सत्र जो है डिजिटल माध्यम से करने पर विचार किया जा सकता है। दुनिया के कई देशों में निर्वाचित प्रतिनिधि इसी तरह काम कर रहे हैं। महामारी में सावधानी जरूरी है, लेकिन सावधानी के नाम पर कामकाज को रोकना कितना सही है, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। धन्यवाद राजीव जी तमाम जानकारी के लिए। तो अब रुक करते हैं अगली खबर का। कृषि बिल पर मोदी सरकार की मनमानी को लेकर विरोध जारी है। पंजाब में अन्नदाताओं ने भले ही 15 दिनों के लिए रेल रोको अभियान वापस ले लिया, लेकिन दिल्ली में आंदोलन के लिए अन्नदाताओं ने कमर कस ली है। पंजाब से लेकर दिल्ली तक का ये हल्ला बोल मोदी सरकार की नींद जरूर उड़ाएगा। संसद से सड़क तक हल्ला बोल है। विपक्ष का गुस्सा 7वें आसमान पर है। अलग अलग राज्यों में हक की ऐसी आवाज उठी कि हर कोई अन्नदाताओं के समर्थन में हो गया, लेकिन मोदी सरकार न जागी न ही मानी। केंद्र के इस अड़ियल रुख की वजह से किसान पंजाब में लंबे वक्त से प्रदर्शन कर रहे हैं और अब वो दिल्ली कूच करने जा रहे हैं। अन्नदाताओं दिल्ली चलो मार्च के तहत राष्ट्रीय राजधानी को जोड़ने वाले 5 राजमार्गों से होते हुए 26 नवंबर को दिल्ली पहुंचेंगे। इसको लेकर पिछले हफ्ते ही किसानों की एक बैठक हुई है। कहा जा रहा है कि इस आंदोलन में 500 से ज्यादा किसान संगठन हिस्सा लेंगे। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष बलवीर सिंह राजेवाल ने कहा कि 26 नवंबर को ये सारे लोग दिल्ली में रोड ब्लॉक करेंगे। हरियाणा के किसान दिल्ली की तरफ से नेशनल हाईवे को ब्लॉक करेंगे। अगर उत्तर प्रदेश के किसानों को रोका गया तो वो भी सड़कों को जाम करेंगे। ऐसे हालात में देश के सारे किसान दिल्ली को चारों तरफ से घेरेंगे। हम लोग राशन, टेंट और रजाई सारा सामान लेकर चल रहे हैं। हालांकि दिल्ली सरकार ने रामलीला मैदान और जंतर मंतर पर किसानों को रैली करने की परमिशन नहीं दी है, लेकिन किसान फिर भी मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि ये उनके लिए अस्तित्व की बात है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति, राष्ट्रीय किसान महासंघ और भारतीय किसान संघ के अलग अलग धड़ों ने 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के उद्देश्य से साथ मिलकर संयुक्त किसान मोर्चा बनाया है। इस मोर्चे को 500 से अधिक किसान संगठनों का समर्थन हासिल है। मोर्चे के कामकाज में समन्वय बनाए रखने के लिए 7 सदस्यीय समिति का भी गठन किया गया है। किसानों के इस हल्ला बोल से साफ है कि मोदी सरकार की मनमानी पर वे झुकने को तैयार नहीं है। अब देखना होगा कि अन्नदाताओं के इस आक्रोश के आगे मोदी सरकार झुकती है या नहीं। अब मोदी सरकार की परेशानी हर तरफ से बढ़ ही रही है। एक तरफ तो कृषि कानूनों का विरोध है, तो दूसरी तरफ 2 बीजेपी शासित राज्य गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच ही टकराव की स्थिति बन रही है। सरदार सरोवर बांध को लेकर दोनों राज्य सरकारों में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। सरदार सरोवर बांध को लेकर एक बार फिर विवाद बढ़ गया है। सरदार सरोवर बिजली प्रोजेक्ट को लेकर मध्य प्रदेश और गुजरात सरकार के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है, जिसे लेकर एमपी की शिवराज सरकार ने गुजरात पर 904 करोड़ रुपए का दावा किया है। दूसरी तरफ गुजरात की विजय रूपाणी सरकार ने एमपी सरकार के दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। रूपाणी सरकार ने शिवराज सरकार पर ही इसे लेकर आरोप लगाते हुए कहा कि इंदिरा सागर बांध के पानी रोकने के कारण बिजली पैदा नहीं हुई। आपको बता दें कि इंदिरा सागर बांध एशिया की सबसे प्रतिष्ठित जल विद्युत परियोजना है। इस बहुउद्देशीय बांध को नर्मदा नदी के ऊपर बनाया गया है, जो खंडवा के नर्मदा नगर में बहती है। इस बांध की नींव का पत्थर 23 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने रखा था। गुजरात ने कहा कि एमपी सरकार के पानी रोकने के कारण उन्हें 10 मिलियन यूनिट का नुकसान हुआ है। इसके एवज में गुजरात ने एमपी से 5 करोड़ रुपए का क्लेम मांगा है। आपको बता दें कि सरदार सरोवर परियोजना में रिवर बेड पावर हाउस 1200 मेगावाट और कैनाल हेड पावर हाउस 250 मेगावाट नामक 2 पावर हाउस शामिल हैं। इस परियोजना में गुजरात को 57%, तो महाराष्ट्र को 27% और एमपी को 16% बिजली साझा की जाती है। गुजरात की मांग है कि जब तक पानी पूर्ण जलाशय स्तर तक नहीं पहुंचता, तब तक बिजली का उत्पादन नहीं शुरू किया जाएगा, क्योंकि गुजरात के लिए बिजली से ज्यादा पेयजल और सिंचाई प्राथमिकता है। अब देखना होगा कि गुजरात और मध्य प्रदेश सरकार के बीच का ये टकराव कब थमता है। वैसे आमने सामने की स्थिति तो बिहार विधानसभा सत्र के पहले दिन बीजेपी और एआईएमआईएम में देखने को मिली है। आज बिहार की नई विधानसभा का पहला सत्र शुरू हो गया है, जहां नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ग्रहण की और शपथ ग्रहण के दौरान ही हंगामा मच गया। क्या रहा आज विधानसभा का माहौल,
इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में विधानसभा का गठन हो चुका है। आज से पहला सत्र शुरू हो गया है। 5 दिनों तक चलने वाला ये सत्र 27 नवंबर तक चलेगा। आज जहां राज्यपाल फागू चौहान ने सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी को शपथ दिलाई, इसके बाद मांझी ने एक एक कर नवनिर्वाचित विधायकों को भी शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण करने वालों में राघोपुर से चुनाव जीतने वाले तेजस्वी यादव और हसनपुर से जीते तेज प्रताप यादव भी शामिल हैं। लेकिन सदन के पहले दिन AIMIM की एंट्री हंगामेदार रही। दरअसल AIMIM के आमौर से विधायक अख्तरुल इमान ने विधानसभा में शपथ के दौरान हिंदुस्तान शब्द को लेकर आपत्ति जताई। अख्तरुल इमान ने शपथ पत्र में लिखे हिंदुस्तान को भारत पढ़ा, जिसके बाद बीजेपी ने विरोध जताया। AIMIM विधायक ने उर्दू भाषा में शपथ लेने के लिए अनुमति मांगी थी, जिस पर उन्हें उर्दू वाली स्क्रिप्ट प्रदान की गई, लेकिन विधायक ने इसमें लिखे हिंदुस्तान शब्द पर आपत्ति जता दी। साथ ही उन्होंने प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी से भारत शब्द प्रयोग करने की इजाजत मांगी। विधायक अख्तरुल इमान ने कहा कि वह भारत की संविधान की शपथ लेना चाहते हैं, न कि हिंदुस्तान के संविधान की। AIMIM ने साफ कर दिया कि उसे भारत और भारतीयता पर गर्व है। इसे लेकर बीजेपी सदस्यों की ओर से हंगामा किया गया, जिसके बाद विधानसभा की कार्रवाई कुछ समय के लिए स्थगित की गई। थोड़ी देर बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही कांग्रेस विधायकों ने वैशाली मामले को लेकर हंगामा किया। कांग्रेस विधायकों ने हाथ में बैनर और पोस्टर लेकर नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महिला विरोधी बताया। तो कुल मिलाकर विधानसभा का पहला दिन तो हंगामेदार ही रहा। अब देखना होगा कि बाकी 4 दिन सदन का क्या माहौल रहता है। बिहार विधानसभा में तो सरकार और विपक्षी दलों के बीच तनातनी देखी गई, लेकिन कांग्रेस में राष्ट्रीय नेतृत्व को लेकर मचा घमासान है। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस का हाथ मजबूती से खड़ा नहीं हो पा रहा है और अब अपने ही पार्टी के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। कांग्रेस के करीबी नेता ही पार्टी की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं, पार्टी की कमियां निकाल रहे हैं। हालात ये है कि हाथ का दर्द बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस में आखिरकार चल क्या रहा है? कभी कोई आवाज उठाता है, कभी कोई सवाल उठाता है। इस कतार में अब पार्टी का एक और नेता का नाम शामिल हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल के बाद अब सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद ने भी अपने बयान से कांग्रेस की परेशानी बढ़ा दी है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि पार्टी का पूरा ढांचा ध्वस्त हो चुका है, साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क भी टूट चुका है। ब्लॉक और जिलों के लोगों के साथ तालमेल बिल्कुल खत्म हो चुका है। गुलाम नबी ने कहा कि 5 स्टार होटलों में बैठकर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। प्रत्येक नेता को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र का ज्ञान होना चाहिए। हमें PCC, DCC और BCC को निर्वाचित करना चाहिए और इस संबंध में पार्टी के लिए एक कार्यक्रम बहुत जरूरी है। कांग्रेस के दिग्गज नेता ने ये नसीहत ऐसे वक्त में दी है जब सिब्बल के बयान को लेकर पहले ही घमासान छिड़ा है। कपिल सिब्बल ने कहा था कि लोकसभा चुनाव 2019 के बाद से ही राहुल गांधी ये साफ कर चुके हैं कि उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनना है। राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि वो नहीं चाहते कि गांधी परिवार का कोई भी शख्स अध्यक्ष पद पर हो। ऐसे में 1.5 साल गुजर जाने के बाद भी कोई नेशनल पार्टी कैसे बिना अध्यक्ष के काम कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ नेता इस बगावत को थामने की भी कोशिश कर रहे हैं। सलमान खुर्शीद ने कहा था कि पार्टी में नेतृत्व का संकट नहीं है, सोनिया और राहुल गांधी को सभी का समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस में अपनी बात कहने के पर्याप्त फोरम है और भीतर की बात बाहर करने से पार्टी आहत हुई है। सलमान खुर्शीद ने पार्टी में मचे बवाल को थामने की कोशिश भी की, बावजूद इसके पार्टी लाइन से हटकर बयान दे रही है। अब देखना होगा कि पार्टी में छिड़ी कलह कब तक थमती है। बीजेपी को घेरने की जगह कांग्रेस के नेता अपनी ही पार्टी को घेरने में जुटे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी सपा परिवार के विवाद को पीछे छोड़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने में जुट गई है। यूपी विधानसभा चुनाव में अभी लगभग 1.5 साल का वक्त है, लेकिन सियासी सरगर्मियां जोरों पर हैं। राजनीतिक दल जीत का जुगाड़ लगाने के लिए साथ साथ गठबंधन का गणित बैठाने की भी कोशिश कर रहे हैं और इसमें सपा आगे निकलती दिख रही है। राजनीति में जीत का जुगाड़ लगाने के लिए गठजोड़ बेहद जरूरी है। इस बात से सियासी दल बखूबी वाकिफ है, इसीलिए उत्तर प्रदेश में अभी से गठबंधन की कवायद तेज होने लगी है। ठीक उसी तर्ज पर जिस तरह से बिहार में छोटे छोटे दलों के साथ सियासी समीकरणों को बैठाया गया था,
बिहार में एनडीए गठजोड़ का गणित बैठाने में कामयाब रही थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बीजेपी से आगे निकलती दिख रही है। पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने साफ संकेत देते हुए कहा कि उनकी पार्टी अब छोटे दलों से ही गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी। सपा की नजर बीजेपी से बिफरे ओम प्रकाश राजभर पर है। यहाँ तक कि वो नाराज चल रही अनुप्रिया पटेल को भी अपने पाले में करना चाहती है। इसी के साथ अखिलेश ने अपने चाचा शिवपाल को भी करीब लाने के संकेत दिए हैं और शिवपाल ने भी सपा के साथ हाथ मिलाने की तरफ इशारा किया है। इतना ही नहीं, सपा रालोद से भी तालमेल कर सकती है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में असर रखने वाले महान दल के नेता केशव देव अखिलेश यादव के साथ दिख रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जनवादी पार्टी के संजय चौहान सपा के चुनाव चिन्ह पर चंदौली में चुनाव लड़कर हार चुके हैं और वो भी अखिलेश यादव के साथ सक्रिय हैं। ये साथ बीजेपी पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि 2017 में बीजेपी ने गठबंधन के प्रयोग के साथ ही देश के सबसे बड़े सूबे पर कब्जा जमाया था। इतिहास के पन्नों में झांके तो बीजेपी ने 2017 में अपना दल और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन का प्रयोग किया था। उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग में प्रभावी कुर्मी समाज से आने वाली सांसद अनुप्रिया पटेल अपना दल की अध्यक्ष हैं, जबकि अति पिछड़े राजभर समाज के नेता ओम प्रकाश राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का नेतृत्व करते हैं। इस जातीय समीकरण को साधकर ही बीजेपी जीत की इबारत लिखने में कामयाब हुई थी, लेकिन अब सपा उससे आगे निकलती दिख रही है। अब देखना होगा कि क्या गठबंधन के जुगाड़ से अखिलेश यादव फिर से सपा की साइकिल को सत्ता के सफर पर दौड़ने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। और बुलेटिन के आखिर में बात सीएम शिवराज की गौ कैबिनेट की। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में जब से सीएम शिवराज ने जीत हासिल की है, तब से उनके हौसले बुलंदियों पर हैं। उन्होंने जीत की इस खुशी में गौ कैबिनेट बना दी, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए, लेकिन एक फैसला ऐसा भी लिया गया जिसमें सिंधिया के समर्थक को ठेस पहुंच सकती है। मध्य प्रदेश में गौ संरक्षण के लिए सीएम शिवराज ने गौ कैबिनेट बनाकर लोगों की वाहवाही तो लूट ली, लेकिन सीएम शिवराज ने जो फैसला लिया है वो जनता पर बोझ साबित होगा। दरअसल गौ कैबिनेट के दिन ही सीएम शिवराज ने लोगों से काऊ टैक्स वसूलने का ऐलान कर दिया। आगर के सालरिया में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एमपी में 2000 गौशालाएं बनाई जाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने ऑफिसों में गौ फिनाइल से सफाई करने के आदेश दिए। गौ फिनाइल गौमूत्र से बनाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने गौपालन के लिए स्व सहायता समूह और संस्थाओं की मदद लेने की बात भी कही। सीएम शिवराज ने कहा कि प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गोधन का इस्तेमाल किया जाएगा। स्वावलंबन के लिए गौमाता की अवधारणा को लागू करेंगे, साथ ही गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि गायों के गोबर और गौमूत्र का बेहतर उपयोग कैसे करें, अधिकारी इस पर सुझाव लें और काम शुरू करें। प्रदेश और देश में कई गौशालाएं, संस्थाएं इस दिशा में बेहतर काम कर रही हैं। सीएम शिवराज ने अधिकारियों को निर्देश देने के साथ साथ जनता पर भी महंगाई का बोझ बढ़ाने वाला इरादा दिखाया। दरअसल सीएम शिवराज ने लोगों से काऊ टैक्स वसूलने का ऐलान किया है। इससे गाय का दूध खरीदने वालों को टैक्स चुकाना पड़ेगा। ये फैसला लोगों की मुश्किलों को बढ़ाएगा। इसी के साथ सिंधिया की समर्थक इमरती देवी को भी काफी ठेस पहुंची है, क्योंकि सीएम शिवराज ने प्रदेश के आंगनबाड़ियों में बच्चों को अंडे की जगह दूध बांटने का ऐलान भी किया है। दरअसल जब इमरती देवी को सरकार में शामिल किया गया था, तब उन्होंने आंगनबाड़ियों में अंडे देने की वकालत की थी, जिस पर बीजेपी सरकार बुरी तरह से घिरी थी। हालांकि उस वक्त सीएम शिवराज ने बात को संभाल लिया था, लेकिन अब जैसे ही इमरती देवी चुनाव हारी, वैसे ही सरकार ने दूध बांटने की घोषणा कर दी। इस ऐलान से साफ है कि सिंधिया के समर्थक को कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। तो फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।